अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टू ऑल ऑफ आवर लाइव ऑडियंस। अब हम आज से समझ लें कि इस बैच को हम रैप अप करने की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर कोडिंग प्रैक्टिस होगी, लैंगचेन होगा, हैकाथॉन की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम इस तरह से करते जाएंगे। जी हारिस भाई, ये चैटबॉट फ्लो आपने बनाया है, ये क्या बता रहा है हमें? ये कल के चैटबॉट से इसका कोई बिल्कुल रिलेशनशिप सर। है? असल में हुआ कुछ यूँ कि बच्चों को कुछ बच्चों को, क्योंकि प्रोग्रामिंग अभी कुछ बच्चों की बेसिक है और हमारी मेजॉरिटी ऑडियंस इस तरह की है कि उनको एकदम से वो प्रोग्रामिंग जो अगर हम उनको कोड दिखा रहे थे वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। उनकी आसानी के लिए अब हम लोगों ने आज ये इस चीज़ का एडिशन किया है कि मैंने एक फ्लो डायग्राम आपके सामने बनाई है। ठीक, और इसके अंदर मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू चैटबॉट जो हमने बनाया है और जिसको आज हम डिबग भी करेंगे, उसका एक फ़्लो दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपका जो चैटबॉट है वो स्टेप बाय स्टेप जाता है और किन किन ब्लॉक्स में से वो मूव करेगा, क्या क्या स्टेप्स वो परफॉर्म करेगा, एंड देन आपका जो है वो तो वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करेगा और आपके रिस्पांस जनरेट होंगे। और हमने फिर उसमें बात की थी कि वो कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर सेव हो रहा है, मेमोरी बेस्ड वो चैटबॉट है, यूज़र साइड का भी, और ये जो रिस्पांस हमारे पास जनरेट हो रहा है वो दोनों किस्म के कॉन्टेक्स्ट उसमें मौजूद हैं। तो वो भी देखेंगे कि वो किस तरह से बिल्डअप होते हैं, किस तरह से सेव होते हैं, और आपको ये दिखाएंगे। तो जो हमारी डायग्राम है अगर उसके ऊपर आ जाएं तो हम स्टार्ट होते हैं यूज़र क्यूरी से। यूज़र क्यूरी, ये मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम लिखे हुए हैं जो हम कोड के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को जब मैं डिबग करके दिखा रहा हूँ तो यूज़र क्यूरी का वेरिएबल आपको पता चले कि यहाँ पे मेरी यूज़र वाली इनपुट आनी थी। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैंने कोड चलाया और मैं प्रॉम्प्ट एंटर करूँगा तो वो उस वेरिएबल के अंदर वो वाली वैल्यू आ रही होगी। तो हम यूज़र क्यूरी से स्टार्ट करेंगे। यूज़र जैसे ही इनपुट देगा तो वो यूज़र क्यूरी वाले वेरिएबल में चला जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये तो हम सेशन स्टेट के वेरिएबल्स ले रहे हैं, उनके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं, तो हम उसी सेशन स्टेट से लेते हैं और वो यूज़र क्यूरी के अंदर जाता है, क्योंकि जब हमने कोड के अंदर उसको यूज़ करना होता है तो हम उसको वेरिएबल्स के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारी इनपुट आएगी, यूज़र की जो प्रॉम्प्ट डालेगा वो यूज़र क्यूरी में चला जाएगा। अब यूज़र क्यूरी से आगे हमारे पास एक लिस्ट बिल्डअप हो रही है, जिप्ड मैसेजेस वाली एक पूरी लिस्ट बिल्डअप हो रही है। उस लिस्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो मैंने ऐड की हैं कि हमारे पास सबसे पहले सिस्टम मैसेज मौजूद होगा। अब ये सिस्टम मैसेज क्या है? ये सिस्टम मैसेज वो है जो हमने अपने चैटबॉट को पूरा एक प्रॉम्प्ट के थ्रू उसका रोल डिफ़ाइन किया था कि तुमने क्या करना है, क्या नहीं करना, जिसको हम कह रहे थे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो रही है, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो रहा है, या आप उसको कहें कि हम उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा रहे हैं कि ये करो और ये ना करो, जिनको हम क्या कहते हैं, गार्ड रेल्स भी कहते हैं। हाँ, अच्छा ये मुझे बताएं कि जो आप लिस्ट कह रहे हैं ये पाइथन की लिस्ट है ये? अगर आम सिंपल वर्डिंग्स में मैं दिखाऊं तो एक लिस्ट पाइथन वाली ही आपके पास आ रही है, लेकिन अगर उस लिस्ट के अगर आप अंदर जाएंगे तो वो सिंपल वाली लिस्ट नहीं होगी, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, जो कि जब मैं कोड आपको वेरिएबल्स के अंदर दिखा रहा हूँ कि वो लिस्ट किस तरह से बिल्डअप हो रही है तो वो आपको फिर पता चलेगा। है ये एक सिंपल पाइथन वाली लिस्ट, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उस लिस्ट के वो ज़रा डिफरेंट हैं। तो सिस्टम मैसेज आपका हो गया जिसमें उसका पूरा प्रॉम्प्ट रहेगा और ये हर दफ़ा इसके अंदर मौजूद रहेगा, और जब भी हम रिस्पांस जनरेट करवा रहे हैं तो वो इसको बैकग्राउंड पे रखेगा। अच्छा, ये चीज़ आपको पहले याद होगी, हमने बताया था कि आप हमेशा अपने जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसे एक रोल असाइन कर देते हैं, जैसे यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ लॉयर, यू आर अ फिजिशियन। तो ये जो सिस्टम मैसेज है इसे आप यूँ समझें कि हम अपना जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसे एक रोल असाइन कर रहे हैं कि तुम इस रोल में आओगे और उस रोल के मुताबिक सवालात के जवाब दोगे। ठीक है, उसके बाद ये जो यूज़र क्यूरी हमने की थी, ये क्यूरी एज अ ह्यूमन मैसेज, ठीक है, ह्यूमन मैसेज के तौर पर उस जिप्ड वाली जो लिस्ट है उस पर स्टोर हो जाएगा। सिस्टम का जो रोल है वो, देन मेरा फर्स्ट क्यूरी जो आई ह्यूमन इनपुट यूज़र क्यूरी, वो उस पर प्लेस हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, वो क्यूरी जाएगी आगे हमारे जो चैट मॉडल है, या आपका इसको कह रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी को वो क्यूरी चली जाएगी। हारिस भाई, इधर एक सवाल है मेरा, क्या चैट जीपीटी को सिर्फ ह्यूमन की क्यूरी जाएगी कि सिस्टम मैसेज के साथ
बिल्कुल। हारिस भाई, मैंने आज अंदर कहा भी था ना क्यूरी कि आज जाएगी। मैं आपको तंग नहीं करूँगा पर मैंने ये नहीं बताया था कि आज आपको डॉक्टर साहब भी तंग नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं, असल नहीं, बिल्कुल, में बिल्कुल। क्वेश्चन है, अच्छा। क्योंकि हाँ, इसके बगैर ना बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। बिल्कुल। देखिए, सवाल ये था कि सिर्फ हमारे पास यूज़र की क्यूरी जा रही है कि उस पर ये सिर्फ ये है या इसके अलावा भी कोई चीज़ है। तो देखिए, मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये जिप्ड मैसेज, ये पूरी एक लिस्ट है। इस लिस्ट में सबसे टॉप पे सिस्टम मैसेज, जिसके अंदर सिस्टम का रोल डिफाइंड है, वो पड़ा हुआ है, और पहली क्यूरी हमारी जो आएगी वो ह्यूमन मैसेजेस के तौर पे वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जाएंगी, मेरी क्यूरी और उसका रोल। ठीक है, ओके। जब ये मॉडल को जाएगा तो मॉडल आपको क्या करेगा, उस क्यूरी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आपको जनरेट कर देगा, कीपिंग इन व्यू कि मेरा रोल क्या था, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। जब आपका रिस्पॉन्स आता है, वो रिस्पॉन्स आप दोबारा किस में भेज देते हैं, वो भेज देते हैं एआई मैसेज के तौर पे उस जिप लिस्ट के अंदर। तो एक जो साइकिल चला वो क्या हुआ, क्यूरी आई, ठीक है, वो जिप्ड मैसेजेस वाली लिस्ट में गई, जिसके अंदर पहले से सिस्टम रोल पड़ा हुआ था, सिस्टम रोल, यूज़र क्यूरी, देन एआई रिस्पॉन्स। तो अब नेक्स्ट जब राउंड चलेगा तो क्या होगा, सिस्टम रोल, ह्यूमन, एआई, ये पहला था। नेक्स्ट में आएगा ह्यूमन मैसेज, फिर एआई मैसेज, फिर ह्यूमन मैसेज, फिर एआई मैसेज। जो सिस्टम रोल था वो एक ही दफ़ा टॉप पे रहेगा, उसको बार बार आप रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, और ये साइकिल आपका इस तरीके से चलता जाएगा। और जब ये साइकिल कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि पहली बार दो चीज़ें गई। सबसे पहले गया सिस्टम का रोल और साथ ह्यूमन की क्यूरी, और हमें एक रिस्पॉन्स मिल गया। हमने वो रिस्पॉन्स भी लिस्ट में ऐड कर दिया। अब लिस्ट में तीन चीज़ें हो गई। सिस्टम का रोल, के सिस्टम को हमने बताया कि तुम एक डॉक्टर हो या तुम एक लॉयर हो। ह्यूमन ने पहले क्या सवाल किया था और एआई मॉडल ने उसका क्या जवाब दिया था। अब ह्यूमन ने जब अगला क्वेश्चन पूछना है तो पिछली तीनों चीज़ों के साथ अगला क्वेश्चन जाना है। ठीक है, ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने। पिछली तीनों चीज़ें क्या थी, सिस्टम का मैसेज क्या था, यूज़र ने क्या पूछा था, सिस्टम ने रिस्पॉन्स क्या दिया था, ये तीनों, और अब यूज़र की क्यूरी। तो इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना, क्योंकि हम हर बार सिस्टम को वो पूरी कन्वर्सेशन भेज रहे हैं जो कि हमारी अब तक मॉडल से हुई है। अब हमने आपको पहले बताया था कि ये इसलिए ज़रूरी है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को तो लाखों मैसेज आते हैं ना रोज़। उसे क्या पता कि किस बंदे ने मेरे से पहले क्या सवाल किया था, बाद में क्या कर रहा है, फ्यूचर में क्या करेगा, उसे तो नहीं पता ये बात। तो आप जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल से सवाल पूछते हैं तो आप उसे वो सारा कॉन्टेक्स्ट साथ भेजते हैं कि ये पहले सारी कम्युनिकेशन थी, इसके बाद मेरा ये सवाल है, ये सारी पढ़ के मुझे इसका जवाब दे दो। तो अब आप चूंकि उसे सारी इन्फॉर्मेशन साथ भेज रहे हैं, वो उसे पढ़ के आपके सवाल का रिस्पॉन्स भी दे देगा, और पिछली कन्वर्सेशन में से अगर कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो भी ऐड कर देगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्सेशन बिल्ड करना। जी हारिस भाई। बिल्कुल, और जो कॉन्टेक्स्ट की बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, वो ये जो जिप मैसेजेस वाला ब्लॉक है, ये हमारा ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आफ्टर लैंग्वेज मॉडल, जो कॉन्टेक्स्ट सारा बिल्ड कर रहा है। इसके अंदर हमारी सारी जो हिस्ट्री है वो स्टोर हो रही है, और अगर ये स्टोर ना हो तो क्या होगा, जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक मैसेज किया है, दूसरा मैसेज रिस्पॉन्स आएगा, तो जब मैं दोबारा उसको कोई मैसेज करूँगा तो वो बिल्कुल उस तरह से जवाब देगा जिस तरह मैं उससे पहली दफ़ा कोई चैट करने लगा हूँ, पहली दफ़ा कोई चीज़ पूछने लगा हूँ। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। जैसे कल हमने पूछा था व्हाट इज़ CNN, सिस्टम ने बताया CNN जो है उसमें ये चीज़ होती है। फिर इरफान ने पूछा इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, उसने CNN नहीं कहा था, उसने कहा था इसमें कितनी लेयर्स होती हैं। अब चूँकि कन्वर्सेशन में पिछली ह्यूमन क्यूरी भी थी, एआई का रिस्पॉन्स भी था, और आपने अगली ह्यूमन क्यूरी भेजी, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को पता था कि ये CNN की बात हो रही है, तो CNN में ये लेयर्स होती हैं, तो आपको इसलिए एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा, अब अगला सवाल हारिस भाई जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है, ये जो आपने लिस्ट दिखाई हुई है, ये लिस्ट किस जगह सेव हो रही है?
ये लिस्ट किस जगह सेव हो रही है? ये बेसिकली आपका जो सेशन है उसके अंदर सेव हो रही है, ठीक है। सेशन का मैंने आपको बताया था कि हमने एक सेशन वेरिएबल बनाया हुआ था पास्ट वाला, ठीक है, ठीक है। तो वो आपका उस सेशन में स्टोर कर रहा है। क्यों सेशन में स्टोर होगी? जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे वो सारी मेमोरी, सब कुछ कॉन्टेक्स्ट वो लॉस हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और आप दोबारा से न्यू जो कन्वर्सेशन है उसके लिए कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करेंगे और नई कन्वर्सेशन आप स्टार्ट करेंगे। अच्छा हारिस भाई, इधर एक और क्वेश्चन जेहन में आता है जो किसी बच्चे ने भी पूछा है कि ये जिप वाली जो आपने जिप मैसेज वाला बॉक्स बनाया हुआ है ग्रीन कलर का, इसकी कितनी लेंथ हो सकती है? ओके, देखिए इसकी जो लेंथ है ना वो डिपेंड करती है कि आप जो लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी क्या है। मिसाल के तौर पे हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो लैंग्वेज मॉडल होता है उसकी टोकन लिमिट्स होती हैं। अब चैट जीपीटी आपकी टोकन लिमिट होती है 4090, ठीक है, टोकन्स आपके पास, आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक टाइम आएगा कि आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो उस लिस्ट के अंदर स्टोर होती जा रही है, और जैसे ही उस लिस्ट के अंदर जो टोकन्स की लेंथ है वो 4090 पे पहुंचेगी, मतलब लिमिट पूरी हो गई, तो नेक्स्ट जब आप कन्वर्सेशन करेंगे तो आपका लैंग्वेज मॉडल कह देगा अब मेरी बस हो गई। आपके जो टोकन्स थे वो पिछला पूरा कॉन्टेक्स्ट, उन टोकन्स ने कॉन्टेक्स्ट ने पूरे टोकन्स यूज़ कर लिया, अब नए मैसेज की गुंजाइश नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? मज़ीद कन्वर्सेशन उसकी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको उसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, लेकिन उससे क्या होगा? आपका कॉन्टेक्स्ट लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिटेशन किस चीज़ की आई? लैंग्वेज मॉडल की, ठीक है। लैंग्वेज मॉडल बड़ा कर दें, उसकी टोकन लिमिट बड़ी कर दें, आपकी चैट और बड़ी हो जाएगी, मज़ीद लंबी चैट कर सकते हैं। अच्छा, इसका ना एक नाम है, इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो ऑफ अ लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। तो आप कई जगह पढ़ेंगे जी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो ज़्यादा हो गई। अब आपको पता है कि कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब है कि एज एन इनपुट लार्ज लैंग्वेज मॉडल कितनी पिछली कन्वर्सेशन की लेंथ जो है एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। जैसे हारिस ने बताया कि जो GPT 3.5 है उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो 4K है। 4K का मतलब है 4000 या 4096 टू बी एग्जैक्ट। और जो GPT 4 है उसकी फिर मल्टीपल है, उसकी 8K भी है कॉन्टेक्स्ट विंडो, और उसका एक वेरिएंट है उसकी 32K भी है। तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है आगे लैंग्वेज मॉडल पे डिपेंड करती जाती है, और बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्स्ट विंडो वाले मॉडल आ गए हैं। तो एक नया लफ्ज़ जो आपके लिए था वो था कॉन्टेक्स्ट विंडो। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट विंडो में सर स्टूडेंट्स को बता दें कि जो हमारा चैट GPT 3.5 टर्बो था उसके अंदर भी हमारे पास लार्ज कॉन्टेक्स्ट वाला मॉडल है, वो 16K, जिसकी लिमिट जो है वो 16K तक है। तो इट मीन्स कि जब आप उसको यूज़ कर रहे होंगे तो वो उसके अंदर जो आपकी कन्वर्सेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकती है, क्यों? उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत बड़ी है। सो आई होप कि अब आपको ये जो चैट बॉट का ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है कि वो किस तरीके से उसकी पूरा फ्लो चल रहा है वो समझ में आ गया होगा, ताकि अब हम कोड की तरफ मूव करें और कोड के अंदर आपको ये रियल टाइम पे चलती हुई चीज़ दिखाएं। आज की वीडियो तो बच्चों ने देख ली होगी जिसमें हमने उन्हें बताया था कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो आपने कैसे उसको सेट करना है, पाइथन का एनवायरनमेंट कैसे सेट करना है। तो वो कम्युनिटीज़ में बताया भी था हमारी टीम ने कि ये वो मस्ट है। तो वो वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। अगर नहीं देखी तो आपको ये वीडियो यहाँ से हो सकता है दोबारा भी देखनी पड़ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा देख लें, यूट्यूब पे पड़ी है ना। ठीक है, तो अब कोड वाली विंडो पे हैं। मैंने क्या किया है कि मैंने VS कोड के अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है डिबगर वाली। अब ये डिबगिंग क्या है, डिबगर क्या है डॉक्टर साहब? क्या होता है डिबगर? यार आप ही बता दें, ठीक मैं है, तो देखिए नालायक आदमी हूँ। इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि जो डिबगर, डिबग, ठीक है, बग कहते हैं आपके पास किसी भी एरर को, किसी भी इशू को जो आपके कोड में रेज होता है। जब आप कोड कर रहे होंगे, कोई आपका कहीं पे कोड आपने गलत लिख दिया है, आपने वेरिएबल गलत बना दिया और वैल्यूज़ आपकी गलत जा रही हैं, आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, और आप उसको कहेंगे आपके कोड में क्या आ गया है, बग आ गया है। अब आपने उसको रिमूव करना है तो उसके लिए जो टेक्निकल टर्म यूज़ की जाती है उसको कहते हैं डिबग, डिबगिंग करना, कि आप कोड में से बग्स को रिमूव कर रहे हैं। तो अब क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि जब कोड स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स ज़्यादा ना भी हो लेकिन एक मीडियम लेवल का कोड भी जो है आपको डिबग करना मुश्किल हो जाता है विदाउट
एनी टूल। तो आप को जो हमने VS कोड की आज सेटअप करना सिखाया उसके अंदर जी जी चीज़ बारीक सी है, लेकिन मैं आपसे ऐड करना चाहूँगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि किसी इंसान की जेब में अगर हम छोटा सा माइक डाल दें तो हम कहते हैं हमने उसको बग कर दिया। तो क्या हम उसे ये कह रहे होते हैं कि हमने उसको एरर कर दिया, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर डाल दिया? नहीं, एक्चुअली द बग इज़ कि आपकी फंक्शनैलिटी उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह से चलनी चाहिए, ठीक है। और एरर वो होता है कि आपकी फंक्शनैलिटी चल ही नहीं रही, ठीक है। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि व्हेन यू आर फिक्सिंग एरर देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच, व्हेन यू आर फिक्सिंग बग देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच। ओके, सो अब मेरे पास आई आप बता रहे थे कि डीबगिंग क्या होती है। ओके, तो वो बता दिया कि बिल्कुल। अगर कोड वो काम नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए तो इसे बग कहते हैं, और अगर कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा एरर के साथ तो इसे एरर कहते हैं। बिल्कुल। तो एरर और बग में एक बारीक सा फ़र्क था कि कोड वो चल रहा है, कंपाइल भी हो रहा है, लेकिन वो आउटपुट नहीं आ रही जो आप चाहते हैं कि कोड आपको दे, इंटेंडेड आउटपुट नहीं आ रही, तो इसे हम कहते हैं बग, या लॉजिकल बग भी लोग कह देते हैं इसे। बिल्कुल। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि VS कोड जो हमने आप लोगों को सेटअप आज उसकी वीडियो अपलोड हुई थी, सेटअप करना सिखाया था, उसके अंदर एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है, एक टूल मौजूद होता है डिबगर के नाम से। उस डिबगर को यूज़ करते हुए हम रियल टाइम पे देख सकते हैं लाइन बाय लाइन के कोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे जैसे वो लाइन एग्जीक्यूट करता जा रहा है रियल टाइम पे वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ओके मेरे कोड के मिड तक तो वेरिएबल के अंदर जो आउटपुट है वो ठीक आ रही है जैसी आनी चाहिए, लेकिन जब मैं फाइनल आउटपुट लेता हूँ तो वो ख़राब होती है। तो इन बिटवीन कहीं पे जो वैल्यूज़ है वो मिसप्लेस हो रही है, गलत जगह पे जा रही हैं, तो हम उस डिबगर के थ्रू उस चीज़ को ठीक करते हैं। तो मैंने डिबगर जो है आपके पास अगर स्क्रीन के ऊपर देखें, मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये आपका फ़ाइल का आइकन है जहाँ पे आपकी तमाम फाइल्स जो हैं वो शो हो रही होंगी। यहाँ पर जब आप 5th ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे मेरे पास 4th ऑप्शन है सॉरी, तो उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ना डिबगर की ऑप्शन होती है, आप उस पर प्ले बटन क्लिक करेंगे तो ये प्ले हो जाएगा। इसके साथ अब मैंने जब जैसे ही इसको यहाँ से प्ले किया है तो मैं अब जाता हूँ, ये मेरा जो चैट बॉट है ये चल पड़ा है, ठीक है। अब मैं इसमें एक इनपुट देता हूँ, हाय आई वांट टू लर्न AI, ठीक है। ये मैंने जो इनपुट दी थी, जैसे ही मैंने एंटर किया वो मुझे ऑटोमेटिकली किस पे ले आया है, मेरे IDE पर VS कोड के ऊपर जहाँ पे डिबगर चल रहा था। और इसके साथ आप नोटिस करेंगे ये मैंने पॉइंटर जहाँ पे रोका है, रेड सा डॉट है, वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट, ये ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं? जब मैं कोड एग्जीक्यूट करता हूँ तो नॉर्मली क्या होगा कि कोड जब हम चलाते हैं तो वो फुल कोड एग्जीक्यूट हो जाता है और हमारे पास आउटपुट आ जाती है, लेकिन हम तो अब ऐसा नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि कोड जैसे हम चलाएं, वैल्यूज़ एंटर हों तो हम लाइन बाय लाइन देखें और हम जहाँ पे चाहें वहाँ पे कोड रुके। तो हम ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं कि जहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया होगा कोड एग्जीक्यूट होता हुआ होगा, ब्रेक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगा। अब वो हमारी कमांड का वेट करेगा कि हम उसको मूव करना चाहते हैं, आगे एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, ठीक है। और उसके साथ आपके पास लेफ्ट पैनल के अंदर वेरिएबल्स के नाम से एक हेडिंग आ रही है, उसके अंदर आपके पास वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी शो हो रही हैं जो हम इसके अंदर कोड के अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टेप इनटू, ये आपके पास एक बटन मौजूद है, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलता जाता हूँ कोड को और देखते जाते हैं कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ किस तरह से चेंज होती हैं। मैंने अभी सिंपल आउटपुट की है, तो अब आप ये देखें कि मैंने क्या किया था कि जो मेरा यूज़र क्यूरी वाला वेरिएबल है, यूज़र क्यूरी वाला मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि उसके अंदर जो मेरी आउटपुट है वो आ जानी चाहिए फ़ौरन। तो आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट पैनल पे देख रहे हैं कि मेरी हाई आई वांट टू लर्न AI, ये मेरी इनपुट थी, ये यूज़र क्यूरी वाले वेरिएबल में आ चुकी है। अब इसको इस यूज़र क्यूरी को क्या करना चाहिए, सबसे पहले जिप मैसेजेस वाली लिस्ट में जाना चाहिए। तो मैं आगे मूव करता जाता हूँ कोड को। अब ये हम कहाँ पे रुके, आके जिप्ड मैसेजेस वाली लिस्ट के ऊपर। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि वेरिएबल अभी भी अपडेट नहीं हुआ,
क्यों? अभी मैं इस लाइन से आगे मूव जैसे ही करूँगा तो वो वेरिएबल अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और मैं आगे आया हूँ, अब जिप्ड मैसेजेस के वेरिएबल पे वो रुका था, लेकिन जहाँ पे वो जिप्ड मैसेजेस वाली लिस्ट बन रही है वो वहाँ पे क्या है कि वो कैसे बन रही है, वो स्टेप बाय स्टेप उन तमाम लाइंस को फॉलो करेगा, ठीक है जी। मैं मूव करते जाता हूँ, ठीक है। अब वो मैसेजेस की लिस्ट बन गई है और उस मैसेजेस की लिस्ट में क्या होना चाहिए था, अगर मैं उसको ओपन करके दिखा सकूं, ये देखें इसी में ही बल्कि नज़र आ रही है कि सिस्टम मैसेज आपको सबसे पहले शो हो रहा है, ठीक है। उसमें सिस्टम मैसेज आना चाहिए था, ठीक है। आगे मूव करते हैं कोड को, ठीक है। ह्यूमन मैसेज था और उसके बाद जिप मैसेजेस के अंदर ये देखें, अब पॉइंटर को मेरे आप ध्यान से देखें जहाँ पे मेरा कर्सर इस वक्त मौजूद है, जिप मैसेजेस के अंदर आपको दो चीज़ें शो हो रही हैं, सिस्टम मैसेज एंड ह्यूमन मैसेज। तो सिस्टम रोल भी उस जिप मैसेजेस वाली लिस्ट में जा चुका है, मेरी इनपुट क्यूरी भी उस जिप मैसेजेस वाली लिस्ट में जा चुकी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि अब हमने, अगर मैं आपको डायग्राम पे लेके जाऊं तो अब हमने क्यूरी ले ली, जिप्ड मैसेजेस वाली के अंदर हमने सिस्टम मैसेज और ह्यूमन मैसेज ले लिया है। अब इसको हमने किधर भेजना है, चैट मॉडल को, और चैट मॉडल से हमारे पास क्या आना चाहिए, रिस्पॉन्स, ठीक है जी। डिबगर में आ जाते हैं और अब ये नेक्स्ट स्टेप ये होगा, जैसे ही मैं आगे मूव करूँगा तो ये लिस्ट जिप्ड मैसेजेस वाली किसको पास होगी, चैट मॉडल को, ठीक है। ये फंक्शन आपका जो था ये दोबारा कोड हमारा जिप्ड मैसेजेस वाले वेरिएबल पे ही आया है। क्यों? यहाँ में मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था, यहाँ से उसको वैल्यू चाहिए थी, वो वैल्यू उसको मिलनी थी मैसेजेस, जहाँ पे वो फंक्शन जहाँ पे ये लिस्ट बन रही थी वो उस फंक्शन में गया, तमाम स्टेप्स उसने फॉलो किए, पूरी लिस्ट उसने देख ली, हाँ मेरे पास सिस्टम रोल है, हाँ मेरे पास इनपुट क्यूरी यूज़र की है, लेकिन मेरे पास तो एआई रिस्पॉन्स नहीं है। उसने उन दोनों चीज़ों को रखा, आउटपुट के अंदर जिप्ड मैसेजेस के अंदर वो चीज़ स्टोर करवा दी है। नेक्स्ट अब इसको हमने पास करना है, तो ये देखें ये जिप्ड मैसेजेस पास हो रही है चैट मॉडल को, तो चैट मॉडल के अंदर से हमारे पास क्या आना चाहिए, एआई रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो अब मैं जिप्ड मैसेजेस वाले को थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। और अब ये देखें मेरे बटन्स की ऑप्शंस मेरे पास कुछ सेकंड्स के लिए गायब हुई। मीनवाइल जब गायब हुई तो उसने रिस्पांस जनरेट किया चैट मॉडल ने, और चैट मॉडल ने जैसे ही रिस्पांस जनरेट किया है, मैं नेक्स्ट ये जो रिस्पांस है वो रिस्पांस वाले वेरिएबल में आ चुका है। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मेरा रिस्पांस वाला वेरिएबल है इसके अंदर अभी तक वो चीज़ मुझे शो नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रिस्पांस वाले वेरिएबल पर डिबगर के ऊपर मुझे ये चीज़ शो नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस लाइन से आगे जाऊँगा ये देखें जनाब, उसने मुझे जो रिस्पांस है वो कर दिया है। इसका रिस्पांस अभी तक ये, और दूसरी चीज़ यहाँ पर वो मुझे शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अभी तक मेरा जो कोड है वो उस स्टेज तक गया ही नहीं है जहाँ पे मैंने यूज़र का मैसेज एआई जनरेटेड रिस्पांस को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना था। तो जब कोड उस सेक्शन पे पहुँचेगा तो स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। तो ये हमारे वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ गई रियल टाइम पे। उसके बाद हम अब आगे मूव करते हैं। अब ये रिस्पांस कहाँ पे जाना है, इस एआई जनरेटेड रिस्पांस ने भी दोबारा स्टोर होना है जिप्ड मैसेजेस वाली लिस्ट के अंदर, ताकि आपका कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप हो, ठीक है। अब इस कोड को मैं आगे मूव करता हूँ, ठीक है। और अब ये वो स्टेज आ गई है जहाँ पे हमारी चैट हिस्ट्री डिस्प्ले होती है। उस चैट हिस्ट्री में से वो सिंपली क्या करता है कि एआई रिस्पांस वाले जो वेरिएबल्स हैं उसमें से वैल्यूज़ लेता है, ह्यूमन रिस्पांस वाले वेरिएबल्स हैं उनमें से वैल्यूज़ लेता है। और हारिस भाई ये बताएं कि आपने एक बटन दबाया तो कोड एक लाइन मूव करता है, या तो फिर सीधा अगले ब्रेक पॉइंट पे चला जाता है, ये कैसे किया आपने? बिल्कुल, मैं ये भी बताता हूँ। इसके साथ मेरा कॉन्टेक्स्ट ना टूट जाए, मैं एक चीज़ बता के फिर आपका जो क्यूरी है मैं उसको आंसर करता हूँ। देखें यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ कि मैंने जितनी दफ़ा भी बटन प्रेस किया वो कोड एग्जीक्यूट करता गया। अब मेरे पास से वो बटन्स की ऑप्शन ख़त्म हो गई है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल्स अब बिल्कुल उनके अंदर वैल्यूज़ नल हो गई हैं, कोई वैल्यूज़ उसमें मौजूद नहीं है। क्या हुआ,
अगर मैं अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जाऊं तो मैंने चैट हिस्ट्री वाला जो डिस्प्ले करवाने वाला जो सेक्शन था उसको मैंने एग्जीक्यूट कर लिया था, कवर कर लिया था, ये मेरे पास डिस्प्ले हो गया। अब उसके पास कोई नया इनपुट यूज़र की क्यूरी नहीं है, इसलिए वो कोई ऑप्शन मुझे मज़ीद नहीं दे रहा। यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर करता हूँ कि टेल मी अबाउट, क्या पूछें, ANN पूछ लेते हैं कि CNN नहीं पूछ रहे, चले CNN पूछ लेते हैं, CNN पूछ लेते हैं। ANN पे फिर बच्चे परेशान हो जाएंगे यार ये ANN ठीक है क्या होता जी, फिर मैंने इनपुट की और वो फ़ौरन मुझे किस पे ले आया, कोड के ऊपर ले आया। और मैं दोबारा जब आपको दिखाऊंगा तो मेरे पास इस टाइम स्क्रीन के ऊपर लास्ट जो कन्वर्सेशन थी वो शो हो रही है। अब मेरा जो कोड है मैं उसको आगे मूव करता हूँ। अच्छा, मेरी जो यूज़र क्यूरी है उसके अंदर ऑलरेडी वो चीज़ आ चुकी है, टेल मी अबाउट CNN। ये इसने अब कहाँ पे जाना है, जिप मैसेजेस में जाना है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो क्यूरी सर ने की थी कि मैं एक बटन प्रेस करता हूँ तो वो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे चला जाता है या कभी वो लाइन बाय लाइन मूव कर रहा होता है। देखें मेरे पास दो किस्म के बटन हैं। मेरे पास एक बटन है स्टेप ओवर। स्टेप ओवर में वो ये करेगा कि एक फंक्शन पूरा उसने एग्जीक्यूट कर देना है, फुल चला के आपको जो उसकी आउटपुट होगी वो शो करवा देगा वेरिएबल के अंदर। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये फंक्शन के अंदर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से काम कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, स्टेप इनटू, तो वो उस फंक्शन के अंदर भी मुझे लाइन बाय लाइन मूव करवाएगा, तमाम वैल्यूज़ वेरिएबल्स की दिखाएगा और फिर नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम जिप मैसेजेस पे मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास जिप मैसेजेस में से कोई मैसेज ही नहीं आ रहे। क्यों? अभी तक जिप मैसेजेस का जो फंक्शन है वो कॉल नहीं हुआ। वो आगे लिखा हुआ है बिल्ड मैसेज लिस्ट, ये फंक्शन अभी कॉल होगा जैसे ही मैं इस लाइन पे स्टेप इनटू करूँगा। स्टेप इनटू किया, उस फंक्शन में मैं आ गया हूँ। ठीक है, बिल्ड मैसेज लिस्ट के फंक्शन में मैं आ गया और अब मैं इसको मूव करता जाऊँगा। अब ये लाइन बाय लाइन मुझे लेके जा रहा है। ठीक है, उसने सिस्टम मैसेज लिया, उसको जिप मैसेजेस वाली लिस्ट में रखवा दिया। जैसे ही मैंने उसको मूव किया तो ये मेरे पास सिस्टम मैसेजेस वहाँ पे पहले से मौजूद था। अब इस लूप के अंदर वो चेक कर रहा है ह्यूमन मैसेजेस और AI मैसेजेस, वो पड़े हुए हैं तो उनको पिक करो और जिप मैसेजेस वाली लिस्ट में रखवाना शुरू कर दो। तो देखिए जनाब, मैंने जैसे ही उसको एग्जीक्यूट किया है तो मेरा सबसे पहला वाला मैसेज आया, क्योंकि लूप में उसने सीक्वेंस वाइज आना है। तो सबसे पहले उसने देखा जनाब मेरा पहली क्यूरी थी हाय आई वांट टू लर्न AI। ठीक है, उसके बाद AI मैसेज आया था वेल अनदर पर्सन वांटिंग टू लर्न AI, वो उसने मुझे शो कर दिया। अब लूप की जो नेक्स्ट आइट्रेशन है वो होगी इसके अंदर और ये मेरी जिप मैसेजेस की लिस्ट दोबारा अपडेट हुई। नेक्स्ट टाइम मैं मज़ीद इसको मूव करता हूँ तो अब इसके अंदर मेरा नेक्स्ट जो चीज़ थी वो आ जानी चाहिए ह्यूमन मैसेज वाली। और सिस्टम ये देखें जनाब, मेरी जो लिस्ट है अब वो पूरी अपडेट हो चुकी है। उसके अंदर मेरी जो लेटेस्ट क्यूरी है टेल मी अबाउट CNN वो भी मौजूद है। अब जब जिप लिस्ट जो जिप मैसेजेस वाली लिस्ट है उसमें जब ये सब कुछ आ गया तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने ये लिस्ट वो पास करनी है अपने लैंग्वेज मॉडल को, जिसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, रोल पड़ा हुआ है, दूसरा यूज़र की फर्स्ट क्यूरी, तीसरी सिस्टम का रिस्पांस, उसके बाद चौथी चीज़ जो मैंने दोबारा क्यूरी कर दी है वो भी मौजूद होगी। अब ये चार चीज़ें जा रही होंगी। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये शो रही है जिप मैसेजेस के अंदर ये चीज़ें। ठीक है, पिछला कॉन्टेक्स्ट मौजूद है और अभी वाली क्यूरी क्योंकि मेरी मॉडल को गई नहीं है वो इसके अंदर नहीं डालेगा जब तक रिस्पांस मेरा वहाँ से नहीं आ जाता। ठीक है जी, रिस्पांस लेते हैं अपने जो मॉडल है उससे और यहाँ पर हम वापस आ गए कि उसने वो फंक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया, उस पर से पूरा वो गो थ्रू कर चुका है। अब मैं दोबारा स्टेप इनटू करता हूँ। स्टेप इनटू से अब क्योंकि आगे कोई फंक्शन मौजूद नहीं है तो वो सीधा नेक्स्ट लाइन पे गया। नेक्स्ट लाइन के ऊपर अब आप देखें चैट मॉडल वाला जो
फंक्शन है वो कॉल हो रहा है और उसके अंदर हम पास क्या कर रहे हैं, जिप मैसेजेस वाली लिस्ट। तो अब यहाँ से क्या होगा, मैं स्टेप इनटू करूँगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, चैट मॉडल पीछे से प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, एपीआई हिट हुई, वहाँ से रिस्पांस जनरेट हुआ, वो रिस्पांस मुझे आ गया। अब ये मेरे पास बटन दोबारा वापस आ गए, मेरी क्यूरी से टेल मी अबाउट CNN, और अब इसका रिस्पांस जो है वो मैं एक स्टेप और मज़ीद करता हूँ तो ये मेरे पास रिस्पांस वेरिएबल के अंदर आ गया। ऑल राइट, लिसन अप, CNN स्टैंड्स फॉर, आगे उसने जो भी आउटपुट थी वो देना स्टार्ट कर दी। अगर मैं आपको UI की तरफ लेके जाऊँ तो आपकी स्क्रीन पे अभी तक पिछली कन्वर्सेशन ही मौजूद है। ओके, कोड पे वापस आते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हूँ। वो जनरेट रिस्पांस के ऊपर आया और रिस्पांस के ऊपर जो हमारी आउटपुट थी वो सेशन जो वेरिएबल है उसके अंदर भी उसमें स्टोर करवाई, और वो चेक करता गया कि अब वो क्या कर रहा है कि जनरेटेड रिस्पांस को भी चेक कर रहा है, पास चीज़ों को भी चेक कर रहा है, और हमारी हिस्ट्री जो है वो शो होगी किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। मैं स्क्रीन पे जाता हूँ, ये मेरी जो चैट है वो आ गई, ठीक है ये, और इसको मैं मज़ीद एग्जीक्यूट करता हूँ। क्यों, मेरा भी एक लूप चला था, मज़ीद लूप चलाते हैं, इसको मैं मूव करता जा रहा हूँ, ठीक है, मूव करता जा रहा हूँ, और अब मेरे पास ऑप्शन ख़त्म हो गई। मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था कि मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ 2 ऊपर वाली चैट शो हो रही थी, नीचे वाली प्रीवियस हिस्ट्री नहीं आ रही थी। क्यों, लूप ने लेटेस्ट जो हमने क्यूरी की है पहले उसको पिक करना है, वो डिस्प्ले करवानी है, देन उसके बाद जो हमारी प्रीवियस कन्वर्सेशन थी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है। आप लूप को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, जो लेटेस्ट क्यूरी आपकी होगी ना वो बिल्कुल नीचे स्क्रीन पर चली जाएगी, और आप क्यूरी करने के बाद स्क्रॉल करेंगे कि मेरा आंसर कहाँ पर जनरेट हो रहा है। ठीक है भाई, एक कोड में वापस जाइएगा। जी जी, वेरिएबल खाली क्यों हो गए जब कोड एंड में पहुंचा? ठीक है, देखें जब जैसे ही आप क्या करते हैं, जब कोड लास्ट लाइन पे था, मैं सवाल करता हूँ, जब कोड लास्ट लाइन पे था तब तक वेरिएबल की वैल्यू साइड बार में डिस्प्ले हो रही है, बिल्कुल, लेकिन उस लास्ट लाइन के बाद ऐसा क्या हुआ कि वेरिएबल खाली हो गए? देखिए लास्ट लाइन के बाद आप जैसे ही लास्ट लाइन पे थे, अब आपके कोड ने क्या करना था, दोबारा एक राउंड लेना था न्यू कोड की एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो जब आप अगेन रीस्टार्ट तो नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगेन उसको जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, वेरिएबल्स आपकी जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनको उनके अंदर से वैल्यूज़ क्लीन हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, और अगेन आपकी जो न्यू वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पर रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाती हैं। पिछली वैल्यूज़, अब देखें अगर ऐसा हो कि आपकी पिछली वेरिएबल की वैल्यूज़ वहाँ पे मौजूद हो और नई वैल्यूज़ वहाँ पे आना शुरू हो जाए तो आपका जो कोड है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पिछली वैल्यूज़ के साथ वो मिक्स कर रहा है। इसको थोड़ा ऐड कर दो कि वेरिएबल ये जो होते हैं ये टेम्परेरी वेरिएबल होते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप डाइनिंग टेबल पे खाना रखें, खाना खा लें और वहाँ से बर्तनों को रिमूव कर लें, फिर वॉश करें और फिर अगली शिफ्ट में उन बर्तनों में और खाना डाल के डाइनिंग टेबल पे रख के सर्व करके खा लें, और फिर खाना खाने के बाद बर्तन वहाँ से वॉश कर दें, रिमूव कर दें। ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनका काम होता है टेम्परेरी स्टोरेज रखना, ताकि पूरे सिस्टम में एल्गोरिदम को कंट्रोल किया जा सके, डाटा जो है वो थ्रू आउट प्रोपोगेट किया जा सके। और इसके अंदर ये टेम्परेरी इसलिए होते हैं कि अगर हम ये परमानेंट हो तो सिस्टम क्रैश कर जाए, आपके कंप्यूटर फट जाए, आग लग जाए उनको, क्योंकि ये अगर ये खाली ना करें, इसको फ्लश ना करें तो ये आपके प्रोग्राम को हैंग कर देते हैं। ये तो आप बहुत हाई एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बैठे हैं, जब आप सी में करते हैं तो आपको ये सारे खुद क्लीन करने पड़ते हैं। अपने आप तो मुलाजिम ने आके बर्तन उठा लिया, आपको पता भी नहीं चला। जब हॉस्टल में होते हैं बर्तन पांडे खुद चुकने पैंदे हैं, जब ना चुके तो स्मेल हो जाती है। तो आपको ये सारा कुछ खुद सी लैंग्वेज में जाके पहले करना पड़ता था। इसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ें आती जिसमें कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ये तो आप जिस लैंग्वेज में बैठे हो ये तो एक ऐसा जैसे लेटर लिखना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि वो ड्राइवर जो मैनुअल गाड़ी पर ड्राइविंग सीखता है वो ज़्यादा अच्छा ड्राइवर होता है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जिसने ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना सीखी। अब मुझे पता था कि कोड ने पीछे डिस्ट्रक्टर्स को कॉल किया होगा, उसने वेरिएबल को फ्लश किया, और वो मेथड आपको एक्चुअली नज़र ही नहीं आ रहा किसी को, तो ये फ्लश हुआ है वेरिएबल। तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। और इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं।
और कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप वैल्यू वेरिएबल में नहीं रखेंगे, सेशन में रख लेंगे, सेशन में नहीं रखेंगे, डीबी में रखेंगे, समटाइम आप कुकीज़ में रख रहे होंगे। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते, बट ये फ्लैश हुआ है। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने 2 इनपुट्स दी, दोनों इनपुट्स के हमें जो रिस्पॉन्सेज हैं वो जनरेट हुए और रिस्पॉन्सेज हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो गए। अब आप लोगों का जो बेसिक काम है, जो वीडियो हमने आप लोगों को अपलोड करके दी थी, उसके थ्रू आप लोग इस चीज़ के लिए तो इनेबल हो चुके हैं कि आप अपना जो कोड है वो इन्वायरमेंट है वो सेटअप करें, VS कोड इंस्टॉल करें, एनाकोडा इंस्टॉल करें, उसमें कोडा इन्वायरमेंट बनाएं, अपना कोड एग्जीक्यूट करें। अब उसके बाद आज जो हमने, क्योंकि कोड आप लोगों के पास मौजूद है, ठीक है, अपडेट कर दिया गया है उसको गूगल ड्राइव के ऊपर, तो अब इसी तरीके से ये जो डिबगर है इसको लगा के आप लोगों ने रियल टाइम पे ये जो वैल्यूज़ जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा था, जो फ्लो डायग्राम मैंने आपको दी है उसी फ्लो को हम फॉलो कर रहे हैं। कोड डिबगर्स भी उसको फॉलो करता जा रहा है। कोड के अंदर अगर आपका सीक्वेंस बदल भी जाता है तो उससे डिबगर को फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसी वैल्यू उसी फंक्शन पे खुद आपको मूव करेगा जिसकी उसको रिक्वायरमेंट होगी, जो कॉल हो रहा होगा और जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ आनी है। तो आई होप कि ये जो चीज़ है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई, प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोड है, कोड हम आपको उसकी लॉजिक समझा सकते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने सिस्टम पे चलाएंगे, आपको 10 और चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो हमने बता दी हैं, लेकिन आपको उस टाइम वो फील भी नहीं हुई कि हमने आपको ये बता दिया है। आपको बाद में एहसास होगा, अच्छा ये चीज़ तो मेरी चल नहीं रही। फिर आप लेक्चर देखेंगे, फिर उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो इस तरह से चल रही थी। आपको प्रैक्टिस से ये चीज़ पता चलेगी। तो प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल डन हारिस भाई। अच्छा, कोड लिखते वक्त अब आप लोगों को चंद ज़रूरी हिदायत कि अब आप क्या करेंगे कि आप जो आपने वीडियो देखी, जो फाइल मिलेगी, अब आप अपना बॉट बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग कर चुके होंगे, तो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड डू दैट। लेकिन कुछ चीज़ों का प्लीज़ ख्याल रख लीजिएगा, वो ये है कि अपने आप के साथ बेईमानी नहीं करनी। आप ज़िंदगी में कोई भी काम नेक्स्ट लेवल पे नहीं कर सकते, कंपटीशन में आप किसी को हरा नहीं सकते जब तक आप अपने आप से ईमानदार नहीं होते। अपने आप से ईमानदारी की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि किसी ज़माने में मैं ख़ुद को चीट किया करता था। ख़ुद को चीट इंसान कैसे करता है कि आपने ये कोड लिखना है, आप 2 लाइनें देख के लिखेंगे, 2 लाइनें कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे, 2 लाइनें रट के लिखेंगे और ख़ुद को तसल्ली देंगे कि आपको आता है। एक झूठी तसल्ली देंगे कि आपको आता है। दिस इज़ वेर यू आर चीटिंग। ठीक है, अब आपने इसको लिखना कैसे? डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर पीसेस, टाइनी पीसेस। क्या मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं अब कई साल पीछे चला जाऊँ तो मैं इसको कैसे करता। बहुत सिंपल करता कि मैं इनपुट फील्ड से एक वैल्यू रिसीव करता और एक मेथड में उसको डिस्प्ले करा देता, स्ट्रिंग में कि डिस्प्ले करा दो जी इसको, बस यार मेरा मेथड कॉल हो गया और उसने वैल्यू ले ली। ओके, दैट्स फाइन। अब अगला स्टेप मैंने इसका क्या करना है, मैंने उस वैल्यू के अंदर, उस प्रॉम्प्ट के अंदर अपने प्रॉम्प्ट्स को ऐड करना। मैं उस प्रॉम्प्ट के अंदर अपने प्रॉम्प्ट को कन्कैटिनेट करके फिर आगे डिस्प्ले करा लेता। अच्छा यार यहाँ तक भी मैं पहुँच गया। अगर नहीं पहुँचा, कोई बग है, तो पता क्या, मेरे पास सिर्फ 4 लाइनें हैं डिबग करने के लिए, सिर्फ 4 लाइनें। जैसे ही आप पूरा मेथड इसका कॉपी करके पेस्ट करेंगे और बग आएगा, आपको ना सर मिलेगा ना पैर मिलेगा, आप क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल कर रहे होंगे। इसको ठीक करके देख लिया, इसको ठीक करके देख लिया, ये पेज टाइट करके देख लिया, ये पेज ढीला करके देख लिया। जैसे अब गाड़ी के अंदर में पता कुछ नहीं होता, सारे जैसे हमारे घर में बिजली खराब हो जाए तो बटन सबसे पहले जाके स्विच निकाल के दोबारा लगाते हैं। पता कुछ नहीं होता, बस स्विच निकाल के पुट्ठा करके फिर लगा देते हैं। यू नो, उस वक्त कोई दिमाग नहीं काम कर रहा होता आपका कि यार इस स्विच को पुट्ठा करके लगाने से क्या होगा यार, राइट और रॉन्ग। आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा, सबसे पहले रीस्टार्ट करेंगे, जबकि ये नहीं पता कि रीस्टार्ट कर क्यों रहे हैं, पीछे क्या होगा ऐसा जिसको हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी डू थ्रू आउट द डे जिनकी लॉजिक हमें बनती नहीं है। दिस इज वेयर वी आर चीटिंग आवरसेल्फ। चलो वो तो छोटी चीज़ें होती हैं। अगर प्रोग्रामिंग में आपने हरकतें आज शुरू कर दी तो ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगे। ये एक ऐसी एडिक्शन है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, इससे जान छुड़ाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इट टुक 3 years फॉर मी कि मैं सब कुछ टाइप करना सीखा। एक बंदे को मैं प्रोग्रामिंग में फॉलो करता था जो मेरा लीड था, तो
अब ना उसको सजेशंस भी आती थी, जो आईडी सजेशन देता कोड के दौरान ये लिख लो, वो सजेशन भी नहीं लेता था, वो टाइप करता जाता था, टाइप करता था। मैं कहता था यार ये पागल है, मैं सियाना हूँ, ये कॉपी किया स्टैक ओवरफ्लो से, ये चलाया चल गया, ठीक है यार बैठा लिखी जा रहा है। देन आई रियलाइज कि एक्चुअली ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देन आई रियलाइज, अभी ये बताने से पहले मैं थोड़ा रुक जाऊँ, कि आप प्रोग्रामर तब होगे जब आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स जो हैं वो इन्हांस होंगे। सर लॉजिक कैसे बिल्ड होती है, थिंकिंग कैसे, सवाल आते हैं। पता है इसका पहला सॉल्यूशन क्या है? जब आप कोड खुद से लिख रहे होते हैं तो आप अपने ब्रेन को इनफ टाइम दे रहे होते हैं टू डेवलप लॉजिक। बट अगर आप कोड कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो ब्रेन जो है वो उस कोड की प्रोसेसिंग में लग जाता है, एट द सेम टाइम वो लॉजिक डेवलप नहीं कर रहा होता। जो अच्छे लॉजिकल स्किल्स हैं वो तब आते हैं व्हेन यू आर गिविंग योरसेल्फ इनफ टाइम ड्यूरिंग द कोडिंग। समझ में आ रही है बात? तो चैट बॉट बना के खाला को, पुपी को, भाई को, कजन को दिखाने की जल्दी में अपने लॉजिकल स्किल्स की मात्रा मार लेना, शॉर्टकट पे ना जाना। डिवाइड एवरीथिंग इनटू अ स्मॉलर पीसेस। टेल योरसेल्फ आप नालायक हो, डोंट बी ओवर स्मार्ट। अकेले ही बैठे हो ना, कौन देख तो कोई तो थोड़ी ना रहा है, ठीक है? डोंट बी ओवर स्मार्ट। उसको छोटे छोटे चंक में कोड करते जाओ और साथ में आप उसको डिस्प्ले कराते जाओ। जहां प्रॉब्लम है वहां रुक जाओ, फिर इस्टेब्लिश करो। अच्छा, जब एंड में पहुंचोगे सारी डिबगिंग और चाइनीज स्टेप में, फिर क्या करना है? जैसे ही फाइनल चैट से आउटपुट आएगी आप कहेंगे यस वी हैव डन इट। आपने प्रॉम्प्ट डाला और बॉट ने आपको जवाब दे दिया, तो काम तो हो गया, राइट? अब क्या करना है? कोई मुझे बता सकता है कि अब क्या करना है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अगेन हमारे स्टूपिड प्रोग्रामर ये भूल जाते हैं। अब क्या करना है? हो गया, इनपुट ले ली, सारा कुछ हो गया, चैटबॉट ने सही आउटपुट दे दी, नो इश्यूज। क्या करना है? एनीवन कैन टेल मी? अगर आप दुनिया से बेहतर प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। क्या करेंगे आप? क्या बार बार वो सेम आउटपुट देगा? आप बार बार टेस्ट करोगे, बार बार जवाब सही आएगा? क्या करोगे? क्या नहीं पहुंचोगे? कोई कमेंट में कुछ जाग रहा है? नो। देखें अब आपने क्या करना है। थिंक लाइक अ डिजाइनर, थिंक लाइक एन आर्टिस्ट। प्रोग्रामर्स जो होते हैं ना बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट होते हैं। ये मुझे बहुत लेट समझ में आया था। मैं अपना प्रोग्राम लिख के अपना एंड गोल अचीव करने के बाद देखता था इसको अब स्मार्ट तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैंने जो 20 लाइन में किया है मैं 10 में कैसे कर सकता हूँ। आप इमेजिन करो कि छोटा सा काम जो 10 लाइन में हो सकता है, अगर आप इसको 30 में करते हो और आप एक इंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर बनाते हो और उसको 30 टाइम्स ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखोगे तो वो स्लो हो जाएगा, उसकी मेंटेनेंस मुश्किल हो जाएगी, उसकी सर्वर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, क्लाइंट बग भेजेगा, आधे घंटे का काम 3 दिन में करोगे, क्लाइंट से डांट पड़ेगी, आपका बिजनेस स्लो जाएगा, क्लाइंट रिटेंशन जाएगी, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जाएगी, पूरा बिजनेस जाएगा। किसी ने इस तरह से सोचा कि आपकी वो कामयाब कोड आपका बिजनेस ले डूबा। हमारे जो ज़्यादातर फ्रीलांसर्स हैं वो एजेंसी में इस तरफ से कन्वर्ट नहीं कर पाते कि उनको क्लाइंट आ जाते हैं, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्लाइंट रिटेंशन नहीं है। मैं 5-5, 6-6 साल से एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ और वो जिन प्रोडक्ट्स हैं कभी क्रैश नहीं हुए। वो वजह कि एक मॉड्यूल को लिखने के बाद क्लाइंट को कहते तो भाई मैंने लिख लिया है, ये देखो चल रहा है, पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे इसको दोबारा करना है। मैं कन्विंस करता हूँ और उसको समझाता हूँ, देखो ये 500 लाइनों में लिखा गया है ना, तो मैं इसको 100 लाइनों में अब कर लूँगा। क्योंकि जब आप अचीव कर चुके होते हो तो फिर आपका ब्रेन बताता है अच्छा इस मेथड को, ये मेथड 3 दफ़ा यूज़ हुआ है ना, इन सारे को जमा कर दो एक मेथड के अंदर, इस क्लास को जेनेरिक क्लास बना दो, ये वेरिएबल ज़्यादा डिक्लेयर हुए हैं, इसमें 6 वेरिएबल मैंने क्यों डिक्लेयर किया, 3 में काम हो सकता है, इसको ग्लोबल वेरिएबल बना दो, इसको लोकल वेरिएबल बना दो, इसको सेशन से हैंडल कर लो, इस मेथड को कंबाइन कर दो, 4-5 वो करके क्लीन हो जाएगा। जस्ट लाइक योर हाउस, आप पहली दफ़ा किसी घर में जाओ, सेटिंग करो, खिलारा ही डालोगे, कुछ अरसा रहने के बाद 4-5-6 जगह करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार हमारी स्पेस किस तरह से स्मार्टेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ हो सकती है। लोग इंटीरियर डिज़ाइनर्स क्यों बुलवाते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जगहों को स्मार्टली यूज़ किया होता है। सो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट एट द एंड ऑफ दिस बॉट। मैंने पहले कहा था कि मैं आपको कोडिंग एथिक्स और वैल्यूज ज़रूर सिखाऊंगा, क्योंकि सिर्फ आउटपुट अचीव करने के बाद लोग छलांगे भी लगाएंगे, ग्रुप में मैसेजेस भी करेंगे, सबको दिखाएंगे, ये नहीं पता होगा कि पीछे खिलारा क्या डाला होगा।
आप आज तो शायद आगे निकल जाओगे, लेकिन ज़िंदगी में आगे जाके आप फंस जाओगे। अच्छा, इधर मैं ना एक और चीज़ भी ऐड करूँगा। देखिए, जब हमने कोई लैंग्वेज सीखनी होती है ना, जैसे मैंने उर्दू सीखनी थी, बच्चे ने उर्दू सीखनी होती है, तो हम बच्चों को ना कहानियाँ ला के देते हैं, यार तुम कहानियाँ पढ़ो। वो पहले 1-2 सेंटेंस पढ़ते हैं, टूटे टूटे सेंटेंस पढ़ते हैं, एक वक्त आता है वो पूरा रिसाला पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर आपने इंग्लिश सीखनी होती है, तो फिर आप इसी तरह इंग्लिश की बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जब आपको मौका मिले ना, ख़ासतौर पे पाइथन में ये बात बड़ी ट्रू है, आप लोगों के कोड भी पढ़ा करें। ब्यूटीफुल, यस। और वो कोड पढ़ा करें जो लाइब्रेरीज़ के कोड हैं। और जब कोड पढ़ रहे हो तो उनका दिमाग पढ़ा करें। मतलब आप पहली बार आपको लगेगा आप पता नहीं क्या एलियन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम पहली बार उर्दू का रसाला पढ़ रहे थे, उमरू यार या टार्जन की कहानी पढ़ रहे थे, वो भी तो एलियन ही थी ना। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ना एक मसल डेवलप हो जाएगा कोड को पढ़ने का। और जब आप मैं अभी तक कोड पढ़ता हूँ, और जब कहीं किसी जगह मैं कोड पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ वाह यार क्या खूबसूरत तरीके से इसने ये काम किया। आपको बड़ा मज़ा आता है अच्छा कोड पढ़ने का, और वही अच्छा कोड फिर आपकी अपनी प्रोग्रामिंग में भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये एक हैबिट देखने में ज़रा मुश्किल लगती है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा पे ऑफ करेगी, क्योंकि फिर आप जिस कोड को पढ़ रहे होते हैं वो इंटरप्राइज स्टैंडर्ड का कोड होता है, तो वही चीज़ फिर आपके अंदर भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट एजेंडा इंशाल्लाह कि आप जब हम हैकाथॉन में जाएंगे तो उसमें अच्छे खासे मार्क्स क्वालिटी ऑफ कोड के हों। अब जीपीटी से लिखवा के लाना ज़रा। क्वालिटी ऑफ कोड का मतलब होता है द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द कोड। जब मैं सवाल आपके कोड में से पूछूंगा ना, इसको लिखा क्यों था, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, तो कोड तो लिख देंगे, लेकिन याद रखें जीपीटी आपको स्क्रिप्ट दे सकता है, पूरी लॉजिक को अभी भी वो लीन करके आपको नहीं देगा। लॉजिक आपकी अपनी होती है, आप सारा कोड देंगे, किस हद तक करेंगे, लेकिन आप कर सकते हैं उसको, क्योंकि पूरा पिक्चर आपके पास होती है हमेशा। आप ब्रिक्स यूज़ कर सकते हो, और अगर आप कर भी लोगे कोड में तो आई वुड अप्रिशिएट, चलो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी के इस्तेमाल से ही हो गया, लेकिन इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो डू द प्रैक्टिस, डू नॉट कॉपी पेस्ट अभी स्टार्ट में। अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द कोडिंग, जिसके अंदर मैंने कहा कि डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है आपको पता भी नहीं है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो आपको पता भी नहीं। बेसिकली जो आप हारिस ने जो पूरा प्रोग्राम बनाया इसमें ये आपको पता ही नहीं चला कंस्ट्रक्टर्स कहाँ कॉल हुए हैं, डिस्ट्रक्टर्स कहाँ कॉल हुए हैं, राइट। और लोगों को अभी तक ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। तो ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं कि मैनर्स, और ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं है पाइथन के अंदर। पाइथन में आप सीख रहे हो, आपकी ज़िंदगी ऑलरेडी पाइथन ने बहुत आसान कर दी है। तो अभी जो बच्चे प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं उनको पाइथन की वैल्यू ही नहीं पता, यकीन करें नहीं पता। ऐसे नहीं पता जैसे आप उन लोगों से पूछो ना जिन्होंने इंटरनेट के बगैर ज़िंदगी गुजारी है और फिर एकदम से इंटरनेट आ गया। मैंने C++ में कोडिंग की हुई है, मैंने असेंबली लैंग्वेज में भी की हुई है। मैंने सिर्फ पहले असेंबली में की है, फिर C++ में की है, C# में की है, और रेल्स में, रूबी ऑन रेल्स में मैंने काम किया है। और स्विफ्ट से पहले ऑब्जेक्टिव सी होती थी, ओह जलाला। फिर उसके बाद एप्पल ने स्विफ्ट निकाली, फिर मैं स्विफ्ट पे आया, फिर एंड्रॉयड में जावा पे की, उसके बाद कस्टम PHP की, जिसका ना कोई सर होता था ना पैर होता था, हर चीज़ खुद से लिखनी पड़ती थी। फिर उसके बाद ये फ्रेमवर्क था उसका PHP का, उसमें की, और उसके बाद जुमला ड्रूपल से होते हुए यहाँ तक आ गया, कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा। लेकिन जो असल लर्निंग हुई ना, यकीन करो, वो C++ में हुई थी। असेंबली तो चलो बहुत नीचे चले जाते हैं हम, बट C++ जो बंदे को ऐसा एक दफ़ा सही करती है कि आप सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं हो सकते। सो डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको जब लगे ना कि अब आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, तो यकीन करें वो आपका स्टार्ट है। आपको साइकोलॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो बस मैंने आपको ये बताना है कि आपने एक थ्योरी है TAM उसको कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल, इसको पढ़े। इसमें आपको ये कोई भी आपने प्रोग्रामिंग की नई चीज़ अडॉप्ट करनी है या सीखनी है ना, तो आपको ये पढ़नी चाहिए साइकोलॉजी के TAM जी सर, टैम, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस या टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन मॉडल है ये, और ये साइकोलॉजी के मुताबिक प्रोग्रामर्स के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया था कि आप इसको किस तरीके से, आपने कोई नई चीज़ सीखनी है ना, तो 3-4 पॉइंट्स हैं इसके, वो आपको याद होने चाहिए कि आप इसको ये 3-4 चीज़ें आप पढ़ लेंगे ना कि क्यों आप यूज़ कर रहे हैं, इंटेंशन टू यूज़ है उसमें, और आपको इसकी ज़रूरत क्यों है। अगर उन सवालों के 4-5 सवाल TAM पूछती है, अगर आप TAM को पढ़ लेते हैं और आपके जहन में ये क्लियर हो जाता है कि 3-4 चीज़ें जो भी वो पूछ रही है आपसे
3-4 फैक्टर्स हैं उसके, वो अगर क्लियर हो जाते हैं ना आपको, तो फिर साइकोलॉजिकली आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर लेंगे। और जो कॉग्निशन बाइस होता है ना किसी भी प्रोग्रामर का, अगर वो क्लियर हो जाए ना तो फिर उसके सारे बाइस ठीक हो जाते हैं। बाइसनेस का पता है ना आपको थोड़ा बहुत, कि आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत आपको ये ख्याल होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसका फ़ायदा क्या होगा, तो दैट्स बाइस, ठीक है। तो अब आप अगर TAM को पढ़ेंगे ना, इसको थोड़ा सा पढ़ लें बस, तो ये इरफान साहब की जो बात है ना अभी इन्होंने जो की है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता था TAM का। देखें डॉक्टर साहब, ये तो आपका तजुर्बा माशाल्लाह, दिस इज़ ग्रेट। आप प्लीज़ क्विज़ आ गया यार,